तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पाचन तंत्र को शुरू किया था और पाचन तंत्र को हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया था और आज जो है उससे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है 10 मिनट में फिर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। इसके अगला पार्ट एक और आएगा जिसमें पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए, जैसे हम पाचन तंत्र को स्टार्ट किए थे तो आपको ओवरव्यू सारी चीज दे दिए थे, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो पाचन आपका मुंह से शुरू होता है, कल से ही बताए थे। तो ये मुंह में अगर देखिएगा तो आप देखिए कि सर ये मुख गुहा में, जैसे कि माउथ कैविटी में, ऐसे कौन कौन से चीज हैं जो आपको पाचन तंत्र करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। तो आप देखिएगा ना कि मुख गुहा में दांत है, जीभ है, लार है, ये तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? दांत, जीभ और लार। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए भैया? तो भोजन के पाचन करने के लिए। सबसे पहले अगर हम पढ़ना है तो दांत के बारे में पढ़ना है, टीथ के बारे में पढ़ना है कि सर आखिरकार ये दांत जो है किस प्रकार हमें भोजन को पचाने के लिए निर्भर है। और सबसे अच्छी बात आती है कि सर ये दांत जो है क्या कई प्रकार के होते हैं? हाँ, दांत जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे इनके बनावट के आधार पर अलग टाइप के होते हैं, जैसे इनके निकलने के आधार पर कि जबड़ा पर किस तरह से निकल रहे हैं, ये सभी के आधार पे अलग अलग टाइप के होते हैं। हम सभी टाइप के बारे में बताएंगे। सुनिए, अगर हम पूछें कि सर ये बताओ कि दांत बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोडोंट और एक होता है हेट्रोडोंट। याद रखिएगा, एक होता है होमोडोंट, एक होता है हेट्रोडोंट। मतलब सर एक होता है होमोडोंट, एक होता है हेट्रोडोंट। मतलब सर देखो, होमोडोंट की बात करते हैं ना तो ये उस जंतु में पाए जाते हैं जिसका दांत सभी समान आकार के हो। जैसे नुकीला 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 नुकीला, जैसे सबका एकदम छोटा 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 सबका हो, सब एकदम दांत समान समान हो, तो वो कौन सा हो जाएगा भैया? होमोडोंट। जानते हैं जैसे इसमें आ जाएगा सांप हो सकता है, और क्या आ जाएगा? हाँ बहुत अच्छा, जैसे कि छिपकली आ जाएगा। हाँ, जैसे कछुआ आ जाएगा। हाँ, मछली आ जाएगा। तो कछुआ, छिपकली, मछली, ये सभी जो है वो होमोडोंट में आ जाते हैं। इसका कहने का सेंस क्या हो जाएगा? तो ये जो है होमोडोंट में सांप, कछुआ, छिपकली, ये सभी आ जाते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि हेट्रोडोंट, सर हेट्रोडोंट क्या है? तो हेट्रोडोंट की बात करते हैं तो इसमें जो होता है इसका बनावट अलग अलग होगा, हर दांत अलग अलग तरीका के होगा। जैसे हम लोग अपना दांत देखिएगा तो हम लोग का दांत, सब दांत अलग अलग तरीका के है। ये नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक सभी समान है, नहीं सर, सब दांत जो है वो क्या है तो अलग अलग है। तो हेट्रोडोंट में जितने भी स्तनधारी हो जाएंगे, जितने भी क्या हो जाएंगे तो स्तनधारी, तो स्तनधारी जितने भी हो जाएंगे ये सभी जो होंगे वो क्या होंगे तो हेट्रोडोंट हो जाएंगे। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बनावट के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोडोंट, एक होता है हेट्रोडोंट। होमोडोंट जिसमें दांत सभी समान आकार के हो, उसकी कोई भी दांत अलग अलग टाइप का ना हो, सब बराबर हो, एक जैसा हो। सांप में, कछुआ में, छिपकली में, मछली में आप ऐसे उघाड़ के देखिएगा तो पता चलेगा कि हाँ सर सब एकदम समान समान है। अच्छा, हेट्रोडोंट स्तनधारी, जैसे कि हम लोग में ये सब जितने भी स्तनधारी हो गए, शेर में, भालू में, जितने भी स्तनधारी आपको दिख रहे हैं वो सब में क्या होगा भैया? तो ये जो होगा वो हेट्रोडोंट हो जाएगा। ओके सर, आप बताओ सर मुझे कि जबड़ों के आधार पर निकलने के आधार पर क्या बात करते हैं कि जो जबड़ा पर निकल रहा है। तो सर जैसे हम लोग का जबड़ा जो है, ये जबड़ा पे दांत निकलने की आधार पर देखा जाए तो ये तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक बार होता है एक बार दंती, एक होता है द्विबार दंती और एक होता है बहुबार दंती। मतलब सर मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे दांत जो होते हैं वो एक बार दंती होते हैं, मतलब जीवन में सिर्फ एक ही बार वो निकलेंगे, उसके बाद उसको टूट जाने के बाद उसका दूसरा नहीं उगेगा। जैसे आप अपने दांत की जब पिछले बार दांत ये सब जो होता है, अगर ये सब दांत आपका टूट जाएगा तो आपका दोबारा नहीं निकलेगा। बात समझ गए? जैसे एक होता है भैया द्विबार दंती। द्विबार दंती मतलब सर जैसे कि आप देखे होंगे कि आगे वाला दांत जो होता है बचपन में टूटता है, टूटने के बाद फिर से वो उगता है। तो टूट कर जो उगता है वो लगभग 20 दांत होते हैं जो टूट के दोबारा उगते हैं। आप गांव में देखे होंगे जैसे आपकी बचपन में आपका टूट जाता होगा तो आप उसको निकाल करके और जमीन के अंदर में डालते होंगे और कहते होंगे जैसे जैसे दुबिया जमे वैसे वैसे दतिया जमे। अगर आप ऐसा नहीं किए भी होते तब पर भी आपका दांत क्या होता तो जमता है। बात समझ रहे हैं? तो कहने का सेंस कि एक होता है एक बार दंती, एक होता है द्विबार दंती, जो टूट करके दोबारा उगता है उसको द्विबार दंती। एक होता है बहुबार दंती, ये तो गजबे है, जितना बार टूटेगा उतना बार उगेगा। बात समझ रहे? ये कई कई जातियों में होती है, एक कुछ प्राणियों में होता है द्विबार दंती। तो याद रखेंगे जबड़ों के आधार पर दांत तीन प्रकार के होते हैं, एक बार दंती, द्विबार दंती, बहुबार दंती।
देखिए, हम आपको एक तरीका से ये दांत के कैटेगरी को दिखाने का कोशिश किए हैं बनावट के आधार पर। जैसे कि देखिए, हम पहले से इसलिए लिख लेते हैं कि ताकि समय का बचत हो। बात समझ रहे हैं? 10 मिनट 15 मिनट के क्लास में अगर हम सब चीज लिखने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, ये लिख लेते हैं कि ताकि हमको पढ़ाने में भी सहूलियत हो और साथ ही साथ आपको टाइम की बचत हो। देखिए, दांत को अगर देखेंगे तो जो दांत हम इधर भी दिखाए हैं वो दांत सब इधर भी है और एक ऊपर से भी है। बात समझ गए? तो एक बार खाली समझ लीजिए। देखिए, यहां पर आप देखोगे तो दांत को हम बीचे बीचे अगर हम काट लेते हैं, फाड़ लेते हैं, मुंह पे ऐसे करके फाड़ लीजिएगा तो आधा दांत इधर और आधा दांत इधर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो दांत दो गो जो होगा वो समान होगा एक साइड। इस साइड भी देखिएगा तो दो गो इस प्रकार के समान होगा। तो इस प्रकार मिल करके आगे के गो हो जाएगा तो चार गो हो जाएगा। याद रखेंगे, आगे कितना हो जाएगा? चार गो हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सर ये जो आगे वाला दांत है ये चारों को क्या कहते हैं? तो इसी चारों को कहते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। आप देखे होंगे चारों के बाद एक नुकीला दांत होगा। इन नुकीला वाला को क्या कहते हैं? तो केनाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? केनाइन। तो देखिए, इसको इंसीजर बोलते हैं, इसको केनाइन कहते हैं। उसके बाद आप देखिएगा तो तीन दांत ऐसे होंगे जो क्या होंगे भैया? तो एक क्या होंगे? ये जो होंगे वो प्रीमोलर होंगे। क्या होंगे? प्रीमोलर। तो याद रखिएगा। और उसके बाद जो यहाँ पे जो दिख रहा होगा वो दांत जो होंगे वो मोलर होंगे। क्या होंगे? मोलर होंगे। अच्छा सर, मतलब हमको समझ में आ गया सर कि जो इस साइड में होगा उतना ही इस साइड में होगा और यही चीज ऊपर में भी होगा। तो हमने तीन बात समझा कि दांत जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं निकलने के बेसिस पर अगर देखा जाए तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सर ये बताइए कि इंसीजर को आप देखते कहीं कहीं आप दांत फार्मूला सीखे होंगे 21-23 करके, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप ये समझ लीजिएगा तो। जैसे कि 21-23 क्या है फार्मूला? 21-23 ये फार्मूला क्या कहता है? ये फार्मूला दांत के एक ही साइड को दिखाता है कि भैया यहाँ पे दो गो जो है वो क्या है? तो इंसीजर है। एक जो है वो क्या है? केनाइन है। यहाँ पे दो गो क्या है? दो गो मोटका मोटका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रीमोलर और तीन गो क्या हो जाएगा? तो मोलर हो जाएगा। तो देखिए, समझिए बात को। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर की बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर को अगर देखोगे तो 21-23 फार्मूला में आ रहा है। इसी को हम क्या करते हैं? 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे और निकल जाएगा। 4 से गुना कर देंगे तो समूचा निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। जैसे अगर आपको हम समझाने की कोशिश करें तो 21 और 23 ऐसे निकल लीजिए। इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो 4 गुना के 8 हो। इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो 4। इसमें 4 से गुना करिएगा तो 4 गुना के 8 हो। इसमें 4 से गुना करिएगा तो 4 12। आप जोड़ लीजिए तो 12 8 20, 20 8 28, 28 से 4 32। इसका मतलब टोटल कितना दांत हो गया? 32 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे मुंह में कुल मिलाकर के 32 गो दांत होते हैं। लेकिन आप यही किशोरा अवस्था में देखिएगा ना तो किशोरा अवस्था में दांतों की संख्या मात्र 28 गो होगा। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि सर हमारे दांत जो है सर आपको ने बता दिया कि 21-23, इसको याद मत रखिएगा। जो हम बताए हैं वही याद रखिएगा कि भैया इंसीजर होगा, फिर होगा केनाइन, फिर होगा प्रीमोलर और फिर मोलर। अपने दिमाग से भी देख लेंगे। एक बात बताइए सर मुझे कि इंसीजर के काम क्या होता है? तो काटना। इसको स्माइलिंग टीथ भी करते हैं। जैसे कि हम स्माइल कर रहे हैं तो मेरा क्या दिख रहा है? यही आपका इंसीजर दिख रहा है। तो याद रखिएगा, स्माइलिंग टीथ किसको बोलते हैं? तो इंसीजर को बोलते हैं। अच्छा, तो सर काटने के लिए जैसे कि सेब काटना हो या किसी को लव बाइट करना हो तब किससे काटिएगा? इंसीजर से। केनाइन से काट दीजिएगा तो गड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? सेब काटने के लिए चाहे किसी भी चीज को काटने के लिए हम क्या करते हैं? तो इंसीजर का यूज करते हैं। सर केनाइन का यूज कब करते हैं? तो केनाइन का यूज तब करते हैं जब हमको चीरना फाड़ना हो। चीरने फाड़ने के लिए क्या करते हैं? तो केनाइन का। याद रखिएगा, अगर हम लिखना चाहें तो लिख देते हैं कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो इंसीजर का प्रयोग करते हैं काटने के लिए। क्या करने के लिए? काटने के लिए। अच्छा, इसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो चीरने और फाड़ने के लिए। अच्छा, प्री मोलर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो प्री मोलर का प्रयोग करते हैं भैया किसके लिए? तो पीसने के लिए। क्या करने के लिए? पीसने के लिए। तो याद रखिएगा, इसको भी कहने का सेंस कि पीसने के लिए करते हैं। दोनों को हिंदी में पीसने के लिए लिखेगा तो समझिए। सर मोलर और प्री मोलर का काम क्या होता है? तो किसी भी अगर अनाज को आप अंदर में डाले हैं तो उसको धर के घिसाई कर देगा, उसको पीस देगा। बात समझ गए? तो पीसने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्री मोलर और मोलर को। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कि सर
अगर हम दांत को अगर हम देखें सर, तो दांत अगर आप देखिएगा तो दांत कुछ इस तरह का अगर दिखेगा बाहरी बनावट के आधार पर, ऐसे समझेंगे थोड़ा सा कि मान लीजिए कि दांत है, ऐसा आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि दांत है, तो दांत के बाहरी आवरण जो होता है वो किसका बना होता है, तो इनामिल का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए किसका बना होता है, तो इनामिल का। तो दांत का जो बाहरी आवरण बनता है किसका बनता है, तो इनामिल का बनता है। सर ये क्या होता है, तो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि शरीर के सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो आपका इनामिल ही है। अच्छा सर, ये जो हमारा बाहरी आवरण जो है ये किसका बना होता है, दांत हमारा, तो बनता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस, PO4 का होल ट्वाइस। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, तो याद रखेंगे CA3PO4 का होल ट्वाइस। और कैल्शियम फॉस्फेट का ही हमारा क्या बनता है, तो हमारा दांत बनता है। अच्छा सर, ये बताइए कि दांत जो होता है, जहां तक यह मसूड़ा में होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और जो ऊपर में होता है वो क्या होता है, क्राउन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्राउन कहते हैं। याद रखिएगा, मसूड़ा के अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं, रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूट कहते हैं। अच्छा सर, और ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, तो क्राउन। क्या कहते हैं, तो क्राउन कहते हैं। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ये गंदा हो गया होगा। सुनिए, तो इसको रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो क्राउन कहते हैं। सुनिए, दांत के अंदर में डेंटाइन होता है। क्या होता है, डेंटाइन। और ये जो डेंटाइन जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो नर्वस तंत्र से जुड़ा होता है, जिससे हमको झंझनाहट का एहसास होता है। कभी कभी किसी को देखिएगा, ये वो हम कुछ ठंडा उंडा खा पी रहे हैं ना, तो एकदम मनवा एकदम अजीब हो रहा है, दतिया कनकना जा रहा है। इसका मतलब कि ऊपर के लेयर आपका क्या हो रहा है, घिस रहा है। इसके लिए आपको क्या होगा कि दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर दांत आपका सड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि ऊपर के लेयर कमजोर हो रहा है। बात समझ के, उसको मजबूत करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, तो मुंह में जो अम्लीयता है उसको कम करेंगे। और अम्लीयता कम करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग ब्रश करेंगे। क्योंकि ब्रश में जो आपका जो पेस्ट होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्ल और क्षार मिलकर उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और आपका दांत सड़ने से बच जाएगा। कई बार एग्जाम में देखे होंगे कि दांत सड़ना कब से स्टार्ट होता है, तो जब उसका पीएच मान कितना से, बहुत अच्छा, 5.5 से कम हो जाए तो दांत का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। तो दांत न छड़े इसके लिए 5.5 से कम नहीं होने देना है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको दांत से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28 होता है, पहले के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता था, अब के एग्जाम में सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए, अब हम दूसरा बात करते हैं जीभ के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो टंग। देखिए, फिर यहां से हम एक चित्र बना दिए हैं, जैसे कि जीभ की बात करते हैं। देखिए, जीभ जो है पूरी तरह से मांसल संरचना से बना हुआ है, एकदम मांस है, उसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं है। तो ये पूरी मांसल संरचना है जीभ। ये जीभ जो होगा अंदर से, कंठ से अंदर में जुड़ा होता है, ठीक है। जो हाइड बोन होते हैं उससे भी जुड़ा होता है आपका जीभ जाकर के। अच्छा सर, जीभ में ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, जीभ की बात करते हैं, तो जीभ को कई भाग में हम लोगों ने बांट दिया है। जैसे हमारे से पूछेगा तो अगर हम बताएं कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारा दुश्मन है, लेकिन वो दोस्त बनने का कोशिश कर रहा है रियल में दुश्मन, लेकिन वो दोस्त बनने का कोशिश कर रहा है, तो बताइए, जब मेरे सामने रहेगा तो हमसे तो गुस्सा नहीं करेगा, हमसे अच्छा अच्छा बात करेगा, मीठा मीठा बात करेगा। तो जीभ में भी यही होता है। आगे क्या होगा, मेरे सामने रहेगा तो मीठा मीठा बात, जब मेरे पीछे जाएगा तो क्या कहेगा, हमको गरियाएगा, मतलब कड़वा बात कहेगा, तीखा वाला बात कहेगा। तो आगे क्या होगा, मीठा, और पीछे क्या होगा, तीखा। वही व्यक्ति जब पीछे जाएगा तो हमारा बुराई करेगा, जब सामने आएगा तो मीठा मीठा बात करेगा। और जब अगल बगल में जाएगा तो तनी मनी खट्टा और तनी मनी नमकीन। और जब देखेगा कि यहाँ पे वह है और वहां पे कोई और है, तो जब बीच में आएगा तो कहेगा कि ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात पे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो न वो हमारा दने से न होगा और न वो उसके दने से होगा। इसका मतलब एकदम स्वादहीन होगा। तो बीच वाला जो एरिया होता है क्या होता है, तो टेस्ट लेस होता है। क्या होता है, टेस्ट लेस होता है। मतलब सर, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी भोजन को आप लेते हैं तो आपको तीखा का एहसास होता है, तो जीभ के पीछे वाला एहसास आता है। जब आपको मीठा का एहसास होता है तो जीभ के आगे वाला करता है। नमकीन एक किनारे वाला, खट्टा भी किनारे वाला। और जब लगे कोई कहे कि मिर्चवा खा जाए का, हम बोले हाँ खा जाए, तो अगर आपको लगेगा तो अगर चाहे
टेस्ट करना हो मिर्चा उर्चा को तो आगे से टेस्ट कीजिएगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन जब लगे कि नहीं हमको तीता नहीं लगना चाहिए तो आप जीभ निकाल करके बीच में लगड़िएगा, तो बीच में लगड़िएगा तो आपको टेस्ट क्या लगेगा, नो टेस्ट रहेगा। उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि तीता है कि मीठा है। लेकिन कुछ देर के बाद चटपटाइएगा तो सब फैल जाएगा, फैलने के कारण जो है वो पीछे भी चल जाएगा और आपको तीखा का एहसास दे देगा। बात समझ रहे हैं। तो ये था जीभ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है सर लार ग्रंथि को, इसको समझना बहुत जरूरी है। लार ग्रंथि का, लार ग्रंथि की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। अब सुनिए, अब लार ग्रंथि पढ़ा रहे हैं और मेरे मुंह में पूरा लार आ गया है तो समझिए थोड़ा सा। लार ग्रंथि की बात करते हैं तो तीन प्रकार के होता है। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एक होता है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। देखिए इसको इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों समान है, लिखने का तरीका यही होता है, हिंदी में लिखेगा खाली वैसे करके। तो पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर हो गया, और एक होता है सब लिंगुअल ग्लैंड हो गया। ऐसे अगर देखिएगा तो कहां कहां होता है समझ लीजिए। एक होता है कान के पास पैरोटिड ग्लैंड, एक कान के जस्ट नीचे और एक इसके नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो सब लिंगुअल होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो पैरोटिड। कौन सा होता है, तो पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे सबसे लार्ज होती है। और सबसे स्मॉल पूछेगा तो याद रखिएगा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होता है, तो सबसे छोटी होती है, याद रखिए। संख्या में 6 वो हो जाएगा, कैसे सर, 1 2 3 एक साइड, 1 2 3, तीन और तीन मिलकर के गो 6 गो। तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि लार ग्रंथि कितने जोड़ों में होते हैं, तो 3 जोड़ी, कितना, 3 जोड़ी, और संख्या में 6 गो, संख्या में के गो 6 गो। बात समझ रहे हैं। अच्छा कभी कभी किसी किसी को देखिएगा ना तो यहाँ पे फूल जाएगा, तो जब फूलेगा तो हम लोग कहते हैं गौवा की भाषा में, देखिए ना गलसुआ हो गई है, या उसी को बोलते हैं इंग्लिश में मम्स। और मम्स एक वायरल डिजीज है, इसीलिए किसी किसी को गांव में देखिएगा वो व्हाइट कपड़ा टाइप रहता है, उसमें छेद छेद होता है, उसको आगे क्या होता है, उसको साट लेता है, जिससे धीरे धीरे उसका सूजन कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब जब कभी भी पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है भैया, इन्फेक्शन होता है, तो उसको क्या होता है, यहाँ पे सूजन हो जाता है, जिससे मम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मम्स कहते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर हो गया, सब लिंगुअल हो गया, ये सभी लार ग्रंथि के अंतर्गत में आते हैं, जो पाचन करने के लिए बहुत आवश्यक है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर क्या लार का काम इतना ही है, नहीं, लार के काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप भोजन में मुंह में डालते हैं भोजन को, वैसे ही लार ग्रंथि पूरे भोजन में चिपचिपा टाइप के पदार्थ को मिला देता है, और वो चिपचिपा पदार्थ लार में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, और वो एंजाइम देखिएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। सर ये टाइलिन और लाइसोजाइम क्या है, तो टाइलिन का काम होता है, जिस आपने भोजन को मुंह में लिया है तो उस भोजन में स्टार्च है, तो उस स्टार्च को पाचन करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन हो जाएगा, तो आपका टाइलिन हो जाएगा। बात समझ गए। क्वेश्चन पूछता है, कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, या फिर हम बोलेंगे कि माउथ कैविटी, मुख गुहा। तो मुख गुहा, मुख से ही, कहने का सही कि मुंह से ही क्या होता है भैया, तो आपका स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है, एकदम याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लाइसोजाइम के बारे में। सर लाइसोजाइम क्या करता है, तो लाइसोजाइम जो है एक प्रकार का एंजाइम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे ही हमने भोजन लिया मुंह में, तो कौन जान रहा है कि उस भोजन में जीवाणु बैक्टीरिया नहीं है, चाहे कितने भी साफ सुथरा से क्यों न बनाया गया हो। तो जैसे ही मुंह में लेते हैं तो लाइसोजाइम का काम होता है कि जो आपने बैक्टीरिया अगर गलती से कुछ ले लिया है तो उस बैक्टीरिया को मार देना, खत्म कर देना, याद रखिएगा। लाइसोजाइम ऐसे यहाँ से पेप्सिन में निकलता है, लेकिन कई के एग्जाम में पेप्सिन नहीं मानता है कि पेप्सिन यहाँ निकलता है, लेकिन पेप्सिन निकलता है। तो टाइलिन, लाइसोजाइम, दोनों को बात को समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सर अमाशय के बारे में। जैसे ही भोजन यहाँ से किए तो यह हार नाल के जरिए धीरे 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 भोजन कहाँ जाएगा आपका, अमाशय में। कहा जाएगा, अमाशय में, स्टमक में। और आपको हम कल बताए हैं कि अमाशय में भोजन जाने की विधि क्रमाकुचन है, पेरियोडलाइसिस विधि होता है। तो याद रखेंगे, क्रमाकुचन विधि से सुकरण फैलाओ, सिकुड़न फैलाओ, ऐसे करके भोजन कहाँ जाएगा, तो आपका भैया आपका अमाशय में जाएगा। आप सोच रहे हो कि अच्छा ही भैया बताइए भैया, ये अमाशय में आपने जो ये ब्यूमोंट लिखा है, ब्यूमोंट है कौन, कोई व्यक्ति है क्या? हाँ, ब्यूमोंट एक व्यक्ति है
पता ना इसको का चुलबली मचल था भाई। वो खाना खा के देख रहा है अंदर के खाना को कि आखिर अमाशय के अंदर में खाना क्या हो रहा है। तो पहला ही देख के इसने देखा कि अमाशय में भोजन का पूरा मंथन हो रहा है, पूरा मथा जा रहा है उसको। बात समझ रहे हैं? तो अमाशय में पूरा इसको मथा जा रहा है। किसको भैया? कौन देख रहा है? तो विमूढ़ क्यों देखा है? कहाँ देखा है? तो अमाशय में देखा है। किसको देखा है? तो भोजन को देखा है। अच्छा सर ये बताइए कि अमाशय की अगर आप बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर अमाशय की आकार की बात करें तो आप कुछ ऐसे समझ लीजिएगा कि अमाशय कुछ इस आकार का होता है। तो जहां से यह स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसको क्या बोलते हैं? तो कार्डिक एस्पिंचर। क्या नाम है? कार्डिक एस्पिंचर। इसका नाम कार्डिक क्यों होता है? क्योंकि आप यहीं पे हार्ट होता है, हार्ट के जस्ट नीचे ही अमाशय शुरू होता है। तो हार्ट से रिलेटेड जितना भी चीज होता है वो कार्डिक में आते हैं, कार्डियोलॉजी में। तो कार्डिक से ही इसका नाम क्या होता है? तो कार्डिक एस्पिंचर, क्योंकि जस्ट इसी के साथ में पास में स्टार्ट होता है। तो कार्डिक एस्पिंचर, ठीक है। इसकी आकार कैसी होती है? तो अंग्रेजी अक्षर जे के आकार के, अंग्रेजी अक्षर जे के आकार के इसका आकार होता है। आप फिर बोलिएगा कि सर ये जो अमाशय जो होता है इसमें भोजन आके रुकता है क्या? हाँ, जैसे ही आपने यहाँ से भोजन डालते हैं तो यहाँ भोजन जो है एक काफी समय तक यहाँ पे रुकता है। जैसे ही यहाँ पे भोजन आती है तो जठर रस इसमें से निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। बात समझ गए? मतलब सर इसीलिए अमाशय को गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। सर ये जठर रस में ऐसा कौन कौन सा चीज निकलता है जो भोजन को पचाने के लिए जिम्मेवार है? हाँ, तीन चीज है। एगो एसीएल, एगो पेप्सिन, एगो रेनिन। ये तीनों बात याद रखिएगा, एसीएल, पेप्सिन और रेनिन। सर अगर हम बात करते हैं एसीएल क्या है, तो एसीएल जो है ये प्रकृति में अम्लीय होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है सर कि यह जो एसीएल का जो अम्लीय जो मान होता है या अम्लीय उसका रूप होता है, इसका मुख्य काम होता है आपके भोजन को अम्लीयता कर देना। क्या करना? एसिडिक कर देना, अम्लता कर देना। अच्छा सर जानते हैं यह हाईली एसिडिक होता है। 1.5 से 2.5 के बीच अगर आहार नाल से डालिएगा ना तो आपका आहार नाल प्रभावित हो जाएगा, लेकिन आपके पेट में यहाँ पे है एसिड। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे संभव कैसे है सर, इतना हाईली एसिडिक कैसे वहां पे है? हाँ, तो इसके दीवार पे, अमाशय की दीवार पे एक लेयर बैठा हुआ है, उसी लेयर को बोलते हैं म्यूकस या श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा लेयर एक अस्तर बना रहता है और ये अस्तर जो होता है ये एसिडिक को क्या करता है भैया? तो न्यूट्रल करता है। न्यूट्रल कैसे करता है सर? क्योंकि ये जो म्यूकस होता है ना, ये म्यूकस होता है ना, ये म्यूकस प्रकृति में क्षारीय होता है और ये क्या होता है? अम्लीय होता है। तो अम्ल और क्षार के बीच में जाता है तो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए यह लेयर जो होता है वो खराब ना हो पाता है। कभी कभी किसी किसी के आदमी का लेयर खराब हो जाता है तो उसमें छेद छेद हो जाने से जानते हैं एक बीमारी हो जाता है। उस बीमारी का नाम क्या है बताओ? इसी उस बीमारी का नाम क्या है? अल्सर। क्या बोलते हैं? अल्सर। तो उस व्यक्ति को अल्सर हो जाता है। और जब अल्सर हो जाता है तो उसको देखिएगा, कहा जाएगा ये वो पता ना काहे तो भोजन कर रहे हैं तब लहर रहा है पेटवा। तो डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा कि इसको भोजन नहीं देना है, इसको हाथ के रास्ते से इसमें क्या सलाइवा चढ़ा करके भोजन देंगे, विटामिन विटामिन देंगे और इसको चिलाएंगे। अभी 5-7 दिन तक ऐसा करेगा, उसके बाद ये लेयर फिर से बन जाएगा, उसका धीरे फिर से उसको भोजन दिया जाएगा। सर एसीएल में पीएच मान 1.5 से 2.5 होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? जो यहाँ पे टाइलिन जो था, मुंह से स्टार्च होकर स्टार्च के पाचन कर रहा था, यहाँ पे आने के बाद एसीएल के प्रक्रिया से ये टाइलिन पे जो काम करता है उसको खत्म कर देता है कि टाइलिन अपना काम को रोक दो। यहाँ टाइलिन काम क्या करता है? तो रोक देता है। उसका असर पेप्सिन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, याद रखिएगा, यह क्या करता है? तो यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने काम करता है। अच्छा सर रेनिन क्या करता है? रेनिन जो होता है वो दूध के पचाने के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूध को पचाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? तो रेनिन है। रेनिन क्या करता है? ये केसिन प्रोटीन को केसिनेट में, कई बार क्वेश्चन पूछता है सर केसिन प्रोटीन को कैसिनेट में कौन करता है? तो रेनिन करता है। और रेनिन जो होता है वो कहां से निकलता है? आपका अमाशय से निकलता है। कहां से निकलता है? अमाशय से निकलता है। तो याद रखिएगा रेनिन जो है ये दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को केसिनेट में परिवर्तन करने का करता है। तो एक ओवरव्यू एक बार और देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को शानदार रूप से।
और अगला हम क्लास में क्या करते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पेनक्रियाज, ये सभी के बारे में एक वीडियो और देते हैं, उसको देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।